बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तसाम्स बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी के आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जीनोमिक लाइब्रेरी एंड उसके साथ साथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ रिलेट करते थे, तो मैंने सोचा कि इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, इस तरह से समझने में आसानी भी हो जाएगी। अभी हम चलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी की तरफ। अब आप कॉलेज के अंदर हैं, कल को आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर, या पहले आप स्कूल के अंदर पढ़ कर आए हैं, तो आपको एक कमरा, एक हॉल या पूरी एक बिल्डिंग जो है वो देखने को मिलती है जहाँ पर लिखा होता है लाइब्रेरी। अब जब आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको कलेक्शन ऑफ बुक्स देखने को मिलती हैं। कोई भी एक बुक वहाँ पर सिंगल, रेयरली सिंगल हो, लेकिन वो सिंगल मौजूद नहीं होती, उसकी फिर मल्टीपल कॉपीज़ मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक मार्कर है, ग्रीन कलर के अंदर है। लाइब्रेरी के अंदर देखो ये चारों मार्कर्स पड़े हुए हैं, लेकिन अगर इनकी मल्टीपल कॉपीज़ होंगी, इस ग्रीन की मल्टीपल कॉपीज़ होंगी, ब्लैक की मल्टीपल कॉपीज़ होंगी, रेड की मल्टीपल कॉपीज़ होंगी एंड ब्लू की मल्टीपल कॉपीज़ होंगी, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? लाइब्रेरी कहलाएगी। अब यहाँ पर देखें जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक, सबसे पहले तो हम जीनोम को डिफाइन करते हैं। लाइब्रेरी के तो आपको समझ आ गई ना। जो जीनोम है, आप कहते हैं कि ये ऑल द जीन्स, एक इंडिविजुअल के अंदर जो है वो जितने भी जीन्स हैं, ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोम ऑफ दैट इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल का वो क्या है? जीनोम कहलाता है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। उसके जितने भी जीन्स हैं उनकी क्या कलेक्शन, उनका अकट, ये चीज़ क्या कहलाती है? जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, हम एक बैक्टीरिया ले लेते हैं या ह्यूमन में से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, उसके पास जीन्स हैं जी, 1 से लेकर 1000 जीन्स हैं उसके पास। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके 1000 जीन्स हैं। तो अब क्या होगा? इसमें जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जैसे भी हैं, 1000 तक आपने जाना है। अब हर जीन की अगर मल्टीपल कॉपीज़ होंगी और एक ही जगह पर अवेलेबल होंगी, ये चीज़ आपके पास क्या कहलाएगी? जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाएगी। एंड आई होप कि अब आपको जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट ये है कि जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए बेसिकली ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ है जो लाइब्रेरी बनाने में हेल्प करती है। तो एक है आपके पास बैक्टीरियल क्लोन। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जेनेटिक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम क्या करते हैं? एक स्पीशीज से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, एक वेक्टर के अंदर, प्लाज्मिड के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, यीस्ट के अंदर, किसी भी अंदर डाल देते हैं और वो वहाँ पर जाके क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। अगर आपको 8th की साइंस याद हो, वहाँ पर भी आपने ये पढ़ा, इंसुलिन बनाने का तरीका। मैट्रिक में भी है और अभी आप FSC के अंदर है तो यहाँ पर भी आप पढ़ चुके हैं। तो बैक्टीरियल क्लोन्स, वो जीन आपके पास एक बैक्टीरिया के अंदर मौजूद, और वो बैक्टीरिया अगेन एंड अगेन क्या करते जा रहे हैं? डिवाइड करते जा रहे हैं। इस तरह से वो पर्टिकुलर जीन भी डिवाइड करता जा रहा है और एक जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में हेल्प कर रहा है। या फिर वो क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियोफेज क्लोन्स हो सकते हैं, या फिर यीस्ट हो सकती है आजकल, ठीक है, प्लाज्मिड हो सकता है। ये आपके पास वो डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हैं और ये क्या बनाते हैं? एक लाइब्रेरी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं 1000 की बात कर रहा था, तो ये इस तरह से एक ट्रे होगा, उस ट्रे के अंदर फिर 1000 खाने होंगे, ठीक है, 1000 खाने होंगे, उसके 1000 चैम्बर्स होंगे। अब हर चैम्बर के अंदर एक जीन, इसके अंदर जीन नंबर 1 पड़ा हुआ और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, इसके अंदर जीन नंबर 2 है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ पड़ी हुई है, इसके अंदर जीन नंबर 3 है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़, एंड पे जीन नंबर 1000 है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ पड़ी हुई हैं। तो जब भी ज़रूरत होगी, जिस जीन की ज़रूरत होगी, वो वहाँ से हम उठाएंगे, उठा के उसकी फर्दर जो भी हमने प्रोसेसिंग करनी है, उसके साथ जीन सीक्वेंसिंग करनी है, जो भी फर्दर लैब के अंदर काम होगा वो हम कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से अब जीनोमिक लाइब्रेरी बनाई कैसे जाती है, उसका जो प्रोसीजर है, जो हमारी FSC की बुक के अंदर लिखा हुआ है, मैं जस्ट आपको वही बताऊंगा। हायर लेवल पे तो इसका बड़ा काम है और ये बड़ा मुश्किल तरीन काम है, जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना। ट्रेज ऑफ ट्रेज जो हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं, दिस एंड दैट। लेकिन चलो मैं सिंपल से आपको मेथड बताता हूँ। जिस इंडिविजुअल की आप जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, जिसके जीन्स के आप पेयर्स बनाने जा रहे हैं, उसके क्लोन्स बनाने जा रहे हैं, उसका पूरा जीनोम एक स्टडी के अंदर लेना चाह रहे हैं आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसका सेल लेंगे। तो एक इंडिविजुअल का क्या लिया? सेल लिया। फर्स्ट स्टेप ये होता है आपके पास, उस सेल में से न्यूक्लियस को निकाला, न्यूक्लियस में से उसका जो DNA है उसको निकाल लिया क्रोमोसोम की शक्ल में या क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में। उस DNA को फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, कुछ एंजाइम होते हैं, कैंचियाँ, बायोलॉजिकल सीजर्स,
मॉलिक्यूल्स को काटने के लिए, डीएनए के मॉलिक्यूल्स को काटने के लिए, आरएनए मॉलिक्यूल्स को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस डाल दिए जाते हैं और ये डीएनए के क्या कर देते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर देते हैं। अब कोई फ्रेगमेंट्स बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद इस डीएनए को फिर किधर डालना है, हमने एक वेक्टर के अंदर डाल देना है। वही बात है कि हमने इसको प्रोलिफरेट कराना है। वो वेक्टर आपके पास बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लाज्मिड भी हो सकता है, फेज भी हो सकता है। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर हम इस डायरेक्ट डीएनए को क्यों नहीं स्टोर कर सकते। डीएनए को भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन एक वेक्टर के अंदर इसको स्टोर करना मोर सूटेबल है कि आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये आपके पास, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं जी बैक्टीरिया को, कि हमने वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है या जो जीन है वो किसके अंदर, एक बैक्टीरिया के अंदर एक जीन हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं उस बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन। हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को उठाएंगे और एगर मीडियम के ऊपर डाल देंगे। एगर मीडियम के ऊपर ये ग्रो करेगा। जब ग्रो करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, डीएनए को निकाल लेंगे। डीएनए निकल गया, उसके बाद हम इस डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर लेकर आएंगे। जब ये इधर आ जाएगा, ये जो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है या इस मीडियम से जो प्रोसीजर होता है डीएनए एक्सट्रैक्शन उसको बोलते हैं। डीएनए एक्सट्रैक्शन की मदद से हम डीएनए को निकाल लेते हैं, फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर लेकर आते हैं। इस मेम्ब्रेन के ऊपर हम प्रोब डालते हैं। अब सर ये प्रोब क्या है? प्रोब आप ऐसे समझ लें कि जैसे आप जो स्टिकी नोट्स नहीं होते आप अपनी बुक के अंदर लगाते हैं, आपको पता चलता है कि ये टाइम पे मैंने ये चीज़ लिखी थी, सर ने ये बोली थी, तो आप उसको साथ चस्पा कर देते हैं, साथ लगा देते हैं, उसके ऊपर जो है वो उसको पैक कर देते हैं। अब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसको वहाँ से निकाल लेंगे। सेम लाइक दैट निशानदेही करता है। प्रोब का मतलब ही ये है कि निशानदेही कर देना। ये बेसिकली आपको इसका जो सीक्वेंस होता है वो मालूम होता है, और ये तकरीबन 2 से 10, इससे बड़ी भी हो सकती है। ये डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस होता है, इसके अंदर 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि मैच करते हैं किसके साथ, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ये मैच करेंगे, बिल्कुल सेम कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। लाइक लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी, यहाँ पर जी, यहाँ पर सी, यहाँ पर टी, यहाँ पर ए। तो इसके बिल्कुल बरअक्स डीएनए पर क्या होगा, टी ए सी जी ए टी, ये किधर मौजूद है, डीएनए के ऊपर मौजूद है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि जब ये प्रोब डाली जाएगी तो डीएनए को अनवाइंड किया जाएगा, खोला जाएगा, फिर ये खुद ब खुद उस डीएनए के स्ट्रैंड के साथ जाके अटैच हो जाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अटैच हो चुकी है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोब होती है, मैंने बोला कि निशानदेही करती है। ये निशानदेही किस तरह से करती है, हम इसके अंदर कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं? या तो हम इसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं और फिर एक्सरे फिल्म की मदद से हम रेडिएशंस को देख लेते हैं कि यहाँ पर ये प्रोब आके लगी है, या फिर हम इसके अंदर फ्लोरेसेंट डाई डाल देते हैं और फिर उसको मुख्तलिफ लाइट्स की मदद से देखा जाए तो वो हमें रंग बिरंगी नज़र आती हैं। ये होती है प्रोब जो निशानदेही कर देती है किसके, जीन ऑफ इंटरेस्ट की। अब आपका पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट हो चुका है, किस में से, पूरे के पूरे जीनोम में से, वो एक अकेला जीन। फॉर एग्जांपल जीन नंबर 1 आपने करना था तो जीन नंबर 1 के लिए प्रोब नंबर 1 ही इस्तेमाल होनी थी, जीन नंबर 2 के लिए प्रोब नंबर 2, जीन नंबर 3 के लिए, तो जैसा जीन वैसी प्रोब लगाई गई या लगाई जाती है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इस खाने के अंदर डाल दिया। लेकिन ऐसे नहीं डालना, हम फर्दर इसकी क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाएंगे। आजकल ये है, पहले टाइम पे क्या होता था कि उसी बैक्टीरिया को अगेन एंड अगेन ग्रो करवा दिया जाता था। फिर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसकी सीक्वेंसिंग करेंगे और सीक्वेंसिंग करके इसका पूरे का पूरा सीक्वेंस मालूम कर लेंगे। अब हमारे पास एक जीन का सीक्वेंस मालूम हो गया है, एक जीन की पर्टिकुलर क्या चीज़ है, एक इंडिविजुअल का वो एक पर्टिकुलर जीन जो है वो मौजूद है हमारे पास, उसको हमने अलॉट कर दिया, ये चैम्बर नंबर 1। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने जीन्स हैं उतने ही चैम्बर्स के अंदर हम उसको क्या कर देते हैं, छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हो सकते हैं, एपन ड्रॉप ट्यूब्स के अंदर हो सकते हैं, कोई और मीडिया हो सकता है, उसके अंदर हम उसको क्या कर देते हैं, उसके अंदर इकट्ठा करते जाते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड, ये छोटी सी प्लेट, ये क्या कहलाएगी, जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाएगी। ये छोटा सा ट्रे क्या कहलाएगा, जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाएगी। जैसे आइस क्यूब्स के लिए आप फ्रिज के अंदर नहीं इस्तेमाल करते, सेम लाइक दैट छोटी सी ट्रे होती है, उसके अंदर जीनोमिक लाइब्रेरी जो है वो बनाई जाती है। तो इस तरह से जब कभी हमें कोई भी जीन सीक्वेंस उसका मालूम करना हो,
उसके बारे में स्टडी करना, तो हमें पता होगा। फॉर एग्जांपल हम 55 नंबर जीन्स की बात करते हैं तो हम चुप करके इधर आएंगे, 55 का जीन निकालेंगे, उसको पीसीआर पे रखेंगे, फर्दर उसकी जो है फिर सीक्वेंसर की मदद से उसके सीक्वेंस मालूम कर लेंगे। और आजकल तो वेबसाइट्स के ऊपर भी जो है वो जीनोम मौजूद होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स का। अब हम चलते हैं वही बात कि ये जो हमने कर लिया, अब हम इसको लेकर आते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर। इंसान का जीन्स, इंसान के जो जीन्स है या इंसान का जो जीनोम है, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस दुनिया के ऊपर जो अशरफुल मखलूक़ात है वो भी इंसान है। इंसान हमेशा अपनी बका के लिए लड़ता रहा है। इंसान को जब पता चला ना कि डीएनए इज़ द कोड ऑफ लाइफ, कि डीएनए जो है वो कोड ऑफ लाइफ है, तो इंसान इसकी खोज में लग गया कि यार क्यों ना मैं इस कोड को डिकोड करूं। मुझे पता चले कि इंसान शुरू से, आपको पता है, क्या सराई इसके जहन में आती रहती है। इंसान सोचो विचार में लगा रहता है, नई नई इन्वेंशंस करना। अल्लाह ने अकल और सूझबूझ दी है तो हम उसकी मदद से फर्दर स्टडीज़ करते रहते हैं। तो जब पता चला कि कोड ऑफ लाइफ डीएनए, तो डीएनए के ऊपर इंसान लग गया। वाटसन ने काम किया, क्रिक ने, मॉरिस विल्कन ने, बहुत सारे लोगों ने, हरगोबिंद खुराना वगैरह जितने भी लोग थे, इन्होंने बारी बारी अपना जो है ना वो टाइम के साथ इसके ऊपर काम किया। अब क्या हुआ, एक टाइम आया 2001 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और 1999 के अंदर फर्स्ट टाइम ह्यूमंस का एक्स क्रोमोसोम जो था उसको क्या कर लिया गया, सीक्वेंस कर लिया गया। अब ये सारा काम क्यों किया गया, पहले तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताऊं ताकि आपको पता चले। मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ेज आती थी ह्यूमंस के अंदर, पता ही नहीं चलता था, और वो नस्ल दर नस्ल चलती जाती थी, पता ही नहीं चल रहा था। जैसे हीमोफीलिया था, जैसे हंटिंगटन डिजीज़ है, जैसे और बहुत सारी डिजीज़ हैं जो एक फैमिली में रन करती हैं और फिर आगे चलती जाती हैं। ये तो पता चल गया था कि ये वरासत से रेलिवेंट है, यानी कि जेनेटिक बेसिस हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि यार इसमें क्रोमोसोम्स कौन से इन्वॉल्व हैं, क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं। जैसे आपने सेकंड ईयर के अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना, तो वहाँ पर भी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि ये डीएनए है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे ट्रांसफ़र होता है, तो इसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी था। तो इसके लिए फिर किसने काम किया, या तो गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर बीमारी आना शुरू हो जाए तो सबसे पहला जो एक्शन जाता है वो गवर्नमेंट पे जाता है। तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा, यूएस की बात कर रहा हूँ, यूएस गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया, और साथ साथ यूएस की फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उन्होंने अपनी मेडिसिन बनानी थी, उसके लिए नई इन्वेंशंस करनी थी, पैसा कमाना था, नाम कमाना था, ब्रांड बनाना था, तो उन्होंने भी साथ मिलके काम किया। उनका गोल क्या था, दो गोल्स थे उनके। एक क्या था जी, कंस्ट्रक्ट जेनेटिक मैप, एक जेनेटिक मैप बनाना है इंसान का, कि उसके अंदर कौन कौन से जीन्स हैं, कैसे कैसे पड़े हुए हैं, किस किस क्रोमोसोम के ऊपर है, क्योंकि क्रोमोसोम की डिस्कवरी तो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो ये गोल था। दूसरा गोल था कि बेस सीक्वेंस, ATGC का सीक्वेंस मालूम करना था, और ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए जो टोटल कॉस्ट आई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, वो $3 बिलियन US आई थी। बहुत हैवी अमाउंट है एक रिसर्च के ऊपर इतना काम हुआ, और फिर उसमें बेतहाशा लोगों ने तालीम हासिल की, PhDs की, पोस्ट डॉक्स की, और उसमें उन्होंने पेपर्स पब्लिश किए, ठीक है। और फिर उन्होंने ये जो इस पे वर्क किया, तो उनको पता चला कि जो ह्यूमन जीनोम है, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, उनके अंदर तकरीबन 1.5 मीटर लंबा डीएनए है। उसको अगर इकट्ठा किया जाए, और वो डीएनए एक आम आँख से नज़र ना आने वाले सेल के अंदर मौजूद है, तो डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर नंबर ऑफ़ बेसिस कितनी है, तो 3 बिलियन ही नंबर ऑफ़ बेसिस देखने को मिली थी। और जब इनको लिखा गया कंप्यूटर के अंदर, तो वो कहते हैं कि अगर हम 500 वर्ड्स का एक पेज बनाएं, 500 वर्ड्स का एक पेज बनाएं, इस तरह के 1000 पेजेस वाली 200 बुक्स जो हैं वो हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। इतना ह्यूमन जीनोम जो है वो बड़ा है, और जितने पीछे सीक्वेंस कर चुके थे उनसे तकरीबन 25 गुना, 25 टाइम लार्जर दैन द अदर ऑर्गेनिजम्स डीएनए सीक्वेंस्ड सो फार। और उन्होंने ये कहा कि ये उन सबसे बड़ा है, और उसमें से जो उन्होंने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया था, जिसके बारे में उन्होंने मालूम किया था, दैट वाज द एक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 22 था। उसके जो क्या उसे कहते हैं, उसका जो है ना, उसके जो पर्टिकुलर जीन्स है, उसकी अरेंजमेंट, उसका सीक्वेंस वो मालूम किया। तभी तो जाके पता चला कि बहुत सारी जो डिजीज़ेज़ हैं वो सेक्स लिंक्ड होती हैं और एक्स लिंक्ड होती हैं। इंशाल्लाह जो सेकंड ईयर की बायो है,
चैप्टर नंबर 22 जेनेटिक्स के अंदर मैं आपको ये बातें बताऊंगा, ठीक है। मज़ीद फर्दर अगर सुननी है तो भी आप सुन सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने टेक्निक्स क्या यूज़ की, किस तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को तैयार किया गया, इंसानी जीनोम को किस तरह से स्टडी किया गया। उसमें डियर स्टूडेंट्स जो था, ह्यूमन जीनोम को सबसे पहले लेने के लिए ह्यूमन डीएनए की ज़रूरत थी। ह्यूमन सेल लिए गए, उसमें से न्यूक्लियस निकाले गए, उसमें से डीएनए निकाल दिया गया। फिर उस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट कर लिया गया, और ये तकरीबन लेंथ कितनी रखी गई, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड लंबे लंबे फ्रेगमेंट्स। फिर उन फ्रेगमेंट्स के ऊपर पीसीआर को अप्लाई किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि उसकी क्लोनिंग करवाई। क्लोनिंग करवा के उसकी जीन सीक्वेंसिंग, एक सीक्वेंसर मशीन है आजकल तो, उसकी मदद से सीक्वेंस मालूम किया गया। और सीक्वेंस जो था वो कंप्यूटर ने मालूम करके दिया। कंप्यूटर ने क्या किया, एक पर्टिकुलर जो है वो ATGC का पूरा एक सॉफ्टवेयर की मदद से वो सारे का सारा सीक्वेंस इंसान का मालूम हुआ। और फिर ये सीक्वेंस फर्दर आगे कैसे, किस तरह से, आप कहेंगे कि सर आपने पीसेस भी कर लिए, फिर बहुत ज़्यादा डीएनए को प्रोलिफरेट भी कर ली, उनकी कॉपीज़ भी बना ली, तो फिर उसकी आप सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिनका सीक्वेंस एक जैसा होगा। यही तो फ़ायदा था कि एक जैसा था सीक्वेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमें जीन का सीक्वेंस मालूम हुआ है और ये नेक्स्ट कॉपी है, ठीक है, इसका इतना मैच कर रहा है, नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला इससे इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये इतना हो गया। पहले तो मैं सिर्फ इतना मालूम था, अब नेक्स्ट ये भी मालूम कर गया। तो ये जो एक दूसरे के साथ एक जैसे हैं, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। तो ये डीएनए ओवरलैप कर रहा है। फिर नेक्स्ट ये था, तो ये हमें इतना मालूम हो गया। अब डीएनए रेड से लेकर ग्रीन तक सीक्वेंस मालूम हो गया। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ये ब्लैक को ऐड करूँ तो क्या हुआ कि ये जो हिस्से एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, इन्होंने ही बेसिकली क्या किया था, डीएनए के सीक्वेंस को मालूम करने में हेल्प की। और इसमें जो मेन काम किया था, जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें JC वेंटर ने सिलेरा नाम की जो कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेट करके ये सारा काम करने में हेल्प की। और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ, RFLPs के बारे में, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसने बड़ा रोल प्ले किया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। जितने भी ये जो डीएनए की टेस्टिंग होती है, ये इसमें RFLPs अपना रोल प्ले करती हैं। क्योंकि पैटर्निटी टेस्ट होता है, हॉस्पिटल में बच्चा गुम गया तो RFLPs हेल्प करेंगे। किसी डिजीज़ के बारे में मालूम करना तो उसमें भी RFLPs हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। ये RFLPs क्या हैं, डीएनए का जो पूरे का पूरा डीएनए इंसान का, उसको हमने क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से, बायोलॉजिकल सीजर्स की मदद से क्या कर लेना है, कट कर लेना है। ये वो एंजाइम हैं जो एक डीएनए को पर्टिकुलर साइट से ही काटेंगे, और जिनका जितना डीएनए मैच करेगा, वैसे तो आपको मैं बताता चलूँ कि ह्यूमंस 99.9% डीएनए जो है वो मैच करता है, तो 0.1% की वजह से, अब देखें ना, इतने 3 बिलियन बेस पेयर का अगर आप 0.1% भी निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होता है, वो सीक्वेंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसी वजह से तो हम एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। वैसे हमारे स्ट्रक्चर सेम है ऑलमोस्ट, नाक है, आँख है, कान है, लेकिन जो बाकी है फिंगरप्रिंट्स, लाइक बायोमेट्रिक आपकी आंखों की, या मतलब आपका जो चेहरा है, और रिजेम्बलेंस तो कर सकता है थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं, कम्प्लीटली नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वजह से ये 0.1 की वजह से बड़ा डिफरेंस है। तो यही वजह है कि 0.1 की वजह से जो RFLPs हैं वो हर इंसान के तकरीबन डिफरेंट आते हैं। तो यही वजह है कि हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों को पैटर्निटी टेस्ट जो होते हैं उससे पता किया जा सकता है कि इस कपल का ये बच्चा है। या फिर हंटिंगटन डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको हंटिंगटन डिजीज़ है और एक बंदा नॉर्मल है। इस बंदे के रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ अगर हम बनाएंगे और इसके बनाएंगे, इन दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। इसने नॉर्मल जगहों से काटा हुआ होगा, या वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसकी वजह से हंटिंगटन डिजीज़ होती है ये उसको नहीं काटेगा, ये काट देगा। तो इसके जो आपके पास मतलब जो लेंथ्स बनेंगी डीएनए की वो डिफरेंट होंगी इससे, नॉर्मल से। दो नॉर्मल बंदों की मैच कर जाएंगी, लेकिन जिसको हंटिंगटन डिजीज़ होगी उसकी मैच नहीं करेगी। तो इस तरह से लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर टेस्ट किए जाते हैं, छोटे छोटे डीएनए के पीसीज बना के, और उन पीसीज के ऊपर स्टडी की जाती है। दीज पीसीज आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेगमेंट कोई बड़ा है कोई छोटा है, लेंथ उसकी कोई बड़ी है कोई छोटी है, और पॉलीमॉर्फिज्म, फिर उनको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये प्रोसीजर है, इसकी मदद से क्या किया जाता है, आप जेनेटिक रिसर्चेस करते हैं,
फर्दर स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद जाके आप डीएनए का सीक्वेंस वगैरह भी सीक्वेंसर के उधर से मालूम करते हैं। आजकल तो आपको अमेरिकन वेबसाइट एनसीबीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा मिल जाएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर, और इवन दैट बहुत सारे जीन का सीक्वेंस भी मिल जाएगा, उधर प्रोब भी मिल जाएंगे। और आपको मज़े की बात बताता चलूँ, ये सारी दुकानों से मिल जाती हैं चीज़ें, मतलब साइंटिफिक दुकानें जो हैं, ये प्रॉब का मिल जाना, या आप प्रॉब को बना भी सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस जो हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन महंगी होती हैं बहुत ज़्यादा। डीएनए को बनाने के लिए डीएनटीपीज़ एंड एनटीपीज़ जो होती हैं, एटीसी, जीसी, ये सारी आपको जो है मार्केट में अवेलेबल होती है और मिल जाती होती हैं। सो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।